नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नबी रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है जीएस स्टोरीज ने। आप लिखते हैं, सर मेरी फैमिली में एक बच्चा है, अभी वह 4 साल का है सर, और बच्चों के मुताबिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसको वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, काउंटिंग सभी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हैं। कुछ भी पढ़ाओ अच्छे से सीख जाता है, पर सर कुछ चीज़ें मुझे उसकी अजीब सी लगती हैं, जैसे हवा में उंगली घुमाता रहता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही क्वेश्चन रिपीट कर देता है, अकेले ही दिन भर खेलता रहता है, फैमिली में 1 या 2 मेंबर को टारगेट बनाकर उन्हें नोचने की भी आदत है सर। लेकिन फैमिली में 1-2 मेंबर को टारगेट बनाकर उन्हें नोचने की आदत है सर, लेकिन फैमिली में किसी को भी इस बीमारी का कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे महसूस होता है, पर मुझे कहने में संकोच लग रहा है सर, प्लीज़ हेल्प। क्या यह सिम्टम्स ऑटिज्म हो सकते हैं? दोस्तों, सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस सवाल में जो पहला संकोच है वो ये है कि मैं कैसे कहूं कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत है। वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बुरा मान जाते हैं। भले ही उनके बच्चे के भविष्य के लिए ये बात कही गई हो, लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, नज़रअंदाज करते हैं और बुरा मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सेम यही सवाल मेरे सामने भी कई बार आता है, कई बार अनजान लोगों के लिए और कई बार अपने घर के लोगों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, जो उदाहरण बिल्कुल आपके जैसा ही है। मेरी भांजी का बेटा, सिम्टम्स सारे ऑटिस्टिक थे। मैंने उसे 1 साल पहले नोटिस किया और उसके नाना यानी मेरे कज़िन को मैंने बताया कि भाई मुझे इसके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं लक्षण, आप इस पे नज़र रखिए। मैंने ये कहा। आप भी यही कर सकते हैं कि आप उसको, उनके पेरेंट्स को कहें कि भाई इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आप इस पे नज़र रखिए, है ना। आप ये कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं जिससे हम वार्निंग अलार्म दे सकते हैं। फिर करीब 6 महीने बाद मेरी दोबारा उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि वो कहीं और रहते हैं और मैं भोपाल में रहता हूँ। 6 महीने बाद जब फिर से मैंने उस बच्चे को देखा तो सिम्टम्स और क्लियर हो चुके थे। मैंने फिर उनके जो बच्चे का माँ थी उसके मामा को साथ लिया, क्योंकि वो भी समझदार आदमी है। मैंने उनको साथ लिया और फिर से वही बात उसके नाना को बोली कि भाई ये ठीक नहीं दिख रहा है। मैंने आपको 6 महीने पहले भी बोला था, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि बच्चे में कुछ इश्यू हो सकता है, देर न मत करिए। वो घबरा गए और उन्होंने घर जाकर बच्चे के माँ बाप पर चिल्लाया, गुस्सा किया, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ कहा गया है तो किसी बेस पे कहा गया है, और बच्चे का मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने वो उसके लिए छुड़वाने की बात कही। दोस्तों, इस घटना में मैंने उसके नानी को, मामू को, उसके मम्मी को यानी कि हमारी भांजी की मदर को, हमारी सिस्टर को, बहन को, मैंने सबको ये बोला कि हो सकता है मेरी बात गलत हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन अगर ये सही है तो आप फ्यूचर में मुझे ब्लेम मत करना कि आपको मालूम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको बुरा लगे भला लगे इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बच्चे की ज़िंदगी सुधरती है, बच्चे का फ्यूचर सेफ होता है, तो आपका फ्यूचर सेफ है। अगर आपका फ्यूचर सेफ है तो आप भविष्य में मुझे दुआएं दोगे। लेकिन अगर आपको बाद में ये पता चले कि ये था और मुझे किसी ने बताया नहीं, तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बताया है।
ठीक उसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप अपने उन रिश्तेदारों को, मदर फादर को, या उस परिवार के किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लें और उनसे शेयर करें कि भाई मुझे इसके कुछ सिम्टम ठीक नहीं लगते हैं। वो अपने लॉजिक देंगे, वो अपने तर्क देंगे, तो वहाँ कोई बुराई नहीं है। आपको सिर्फ ये कहना है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो वक्त है आपको उसको सुधारने का। तो एक बार आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से एक बार परामर्श ज़रूर ले लें। कमेंट के पहले पार्ट में उन्होंने उसकी खासियतें बताई हैं, जैसे वो बहुत तेज़ दिमाग है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, हर चीज़ में बहुत बढ़िया है, स्मार्ट है। दूसरे पार्ट में आपने उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो पर्टिकुलर लोगों को नोचने की है, यानी कि उसने टारगेट किया, मान लीजिए नानी को, दादी को या दादा को। बेसिकली ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, व्यवहार समस्याएं हैं जो कि सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है। बच्चे सॉफ्ट टारगेट यानी ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनको रिप्लाई नहीं करते हैं, जो उनकी गलतियों को ढांकते हैं, जो उनकी दी गई सज़ाओं को या परेशानियों को चुपचाप झेलते हैं। उन लोगों को चुनते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, चाहे वो नोचें, मारें या कुछ और करें। ये बच्चों में सामान्य होता है, पर उन बच्चों में ज़्यादा सामान्य होता है जो मानसिक रूप से थोड़ा फिट होते हैं या तेज़ होते हैं या समझदार होते हैं। उनमें ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वे अपने वातावरण को इस्तेमाल करना जानते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और यहाँ पर ये उनके चरित्र से मेरा आशय ये नहीं है कि वो बुरे व्यक्ति हैं। चरित्र से आशय ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट की कमियों का मिसयूज़ करना जानते हैं, मिसयूज़ करना चाहते हैं और मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार प्रबंधन, बिहेवियर मैनेजमेंट एक तरीका होता है जो परिवार को सीखना होता है, और परिवार अगर सीख लेता है तो बच्चे के बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है। आपने एक लक्षण और बताया है जो है कि हवा में उंगलियां घुमाता रहता है। अब यहाँ पर कई बार हवा में उंगलियां घुमाना सेंसरी इश्यूज का संकेत हो सकता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उंगलियां घुमाता है, बैकग्राउंड में क्या होता है, क्या कोई लाइट होती है, सोर्स ऑफ लाइट होती है, या किसी को देखकर घुमाता है। जब देखता है कि कोई उसे देख रहा है तब वो घुमाना शुरू करता है, वैसे नहीं घुमाता। तो यहाँ पे मूल्यांकन की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, असेसमेंट की ज़रूरत है कि क्या वाकई में वो बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे अगेन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट में। एक और लक्षण आपने बताया है वो ये है कि हम जो पूछते हैं वो उसको रिपीट कर देता है। दोस्तों, हमारी भाषा में उसे इकोलेलिया कहते हैं, और इकोलेलिया पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप इकोलेलिया को मैनेज कर सकते हैं घर में ही। उसके लिए किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है इस सवाल के माध्यम से उन लोगों को मदद मिलेगी जो समाज में दूसरे बच्चों, दूसरे परिवारों की मदद करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि बच्चे को इशू है पर परिवार नहीं समझ रहा, तो परिवार को समझाने में मदद कर सकते हैं, उनको बताने में मदद कर सकते हैं, उनको इंडिकेट कर सकते हैं, उनको अलार्म साइन दे सकते हैं कि आपके बच्चे को कोई इशू हो सकता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि कोई इशू हो सकता है, तो वहाँ ये नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, चेक कराइए, हो सकता है नॉर्मल सी मिले। पर यहाँ पर सही व्यक्ति से चेक कराना ज़रूरी है, किसी भी डॉक्टर से कराना नहीं, क्योंकि 90% बच्चों के विशेषज्ञ इसके बारे में नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। बहुत कम डॉक्टर हैं जो इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और सही राय देते हैं। तो यहाँ पे
हमारा सुझाव ये है कि आप हमेशा योग्य व्यक्ति से परामर्श लें। वो योग्य व्यक्ति डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो सकता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई CRC कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर हो सकता है, कोई DEIC हो सकता है, कोई एम्स या बड़ा मेडिकल कॉलेज हो सकता है जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट का सेंटर हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।